सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में हम बताएंगे किस तरह से बाबा साहब ने एक स्पीच दिया, बहुत ही क्रांतिकारी स्पीच 29 सितंबर 1934 को। 29 सितंबर 1934 की रात मुंबई के परेल इलाके में बाबा साहब का एक क्रांतिकारी स्पीच होता है। विषय, कितने दिनों तक गुलामी का अपमान सहें। ये बात बाबा साहब अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं। कितने दिनों तक गुलामी का अपमान सहें मेरे साथियों। बाबा साहब निरंतर प्रयास कर रहे थे कि हिंदू लोग, हिंदू समाज के लोग, हिंदू समाज में जो भी कमियां हैं उसको दूर करने का कार्य करें, लेकिन बावजूद इसके पीड़ा अंततः उस पर अमल न किया गया हिंदू समाज की तरफ से। ऐसे में स्वाभाविक है कि बाबा साहब ने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया कि कहते हैं कि आखिर हम कितने दिनों तक गुलामी का अपमान सहें। कोई तो समय सीमा होनी चाहिए। और जब इस तरह से नहीं बाबा साहब की बात को नज़रअंदाज किया जाता रहा, बाबा साहब की बात को नहीं माना गया, तो ऐसे में बाबा साहब ने आगे चलकर क्या निर्णय लिया आप सभी जानते हैं। 1956 में बाबा साहब ने लाखों की संख्या में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इससे आप सभी लोग वाकिफ हैं। कारण यही था कि बाबा साहब चाहते थे कि हो सके तो सुधार हो जाए, अन्यथा की स्थिति में बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में ही इस बात को स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि अस्पृश्य समाज हिंदुओं से अलग अस्तित्व रखता है। और इसी आधार पर 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड जारी हुआ। बहुत सारे अधिकार उसके माध्यम से अस्पृश्य समाज को मिल चुके थे। आज बाबा साहब क्यों, ऐसी कौन सी कंडीशन क्रिएट हो गई जो बाबा साहब इस पीड़ा को व्यक्त करते हैं। कहते हैं कितने दिनों तक हम गुलामी का अपमान सहें। इस पीड़ा को लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के माध्यम से, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। आज ये डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश हमारी है। प्रथम भाग में, जो कि पेज नंबर यहाँ 403 से 405, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 का लंबा सा स्पीच है और इसलिए इसको हमने 3 भागों में ब्रेक किया हुआ है। इसमें पहला भाग लेकर उपस्थित है। पहला भाग बहुत क्रांतिकारी है और इसलिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर बात कर लेना चाहिए। 29 सितंबर 1934 की रात मुंबई के परेल इलाके के पोए बावड़ी के कामगार मैदान पर पुणे समझौते की स्मृति को कायम रखने के लिए एक प्रचंड सार्वजनिक सभा आयोजित की गई। पूना पैक्ट की स्मृति को कायम रखने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है ये कार्यक्रम। अस्पृश्य में गिने गए समाज के 10,000 से भी ज़्यादा लोग इस सभा के लिए उपस्थित थे। इस समय अध्यक्ष के नाते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लोगों को सोचने पर मजबूर करने वाला और समाज में नई चेतना का निर्माण करने वाला भाषण हुआ। नई चेतना का निर्माण करने वाला भाषण क्या आप नहीं सुनना चाहते? समाज का हर व्यक्ति जो बाबा साहब से स्नेह करता, प्यार करता है, वो बाबा साहब के स्पीच को, हूबहू भाषण को सुनने के लिए अपनी प्राथमिकता में रखेगा। निश्चित रूप से 24 घंटे के अंदर कुछ समय बाबा साहब के इन स्पीचेज के लिए, बाबा साहब को जानने समझने के लिए निश्चित रूप से देंगे। और ये सिर्फ सच्चे अम्बेडकर अनुयायी ही भी कर सकते हैं। उन्होंने अपने भाषण में जो कुछ भी कहा हम लेकर उपस्थित हो रहे हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि अंत में एक प्रश्न पूछा जाता है। उस प्रश्न का आपको अनिवार्य रूप से जवाब देना होगा। बाबा साहब कहते हैं पिछले लगभग 2000 सालों से कभी अस्पृश्य समाज को देश के समाज का अभिन्न हिस्सा नहीं माना गया। बहुत बड़ी बात बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं, ऐतिहासिक बात कहते हैं, ऐतिहासिक कमेंट है बाबा साहब का। पिछले लगभग 2000 सालों से आप सोचिए, 2000 साल, कितनी पीढ़ियां गुजर गईं, कभी भी अस्पृश्य समाज को देश के समाज का अभिन्न हिस्सा नहीं माना गया। कोई राजनीतिक या सामाजिक कार्य उपस्थित हो तो उस कार्य के बारे में सोचने का मौका अस्पृश्य समाज को कभी नहीं मिला। महाराष्ट्र की राजनीतिक घटना को देखा जाए
तो ध्यान में आएगा कि ब्राह्मण, कायस्थ, मराठा आदि जातियों को ही इन बातों के बारे में सोचने का ठेका दिया गया था। इस काम में महार का योगदान सिर्फ सूचना देने भर का ही सीमित था, यानी कि जासूसी से अधिक उनकी कोई भूमिका नहीं थी। अन्य जातियों को आमंत्रण पहुंचाने के बाद बहुत हुआ तो वे दरवाजे के बाहर बैठकर अंतर्गृह में चल रही घटनाओं का अंदाजा ले सकते थे। अंदर किन बातों पर सोच विचार चल रहा है इसके बारे में उन्हें जानकारी भी नहीं हुआ करती थी। अस्पृश्य समाज की भी अन्य मानव प्राणियों की तरह ही जरूरतें हैं, उनके पास भी मन है, अन्य मानवों की तरह ही दुख सुख उन्हें भी महसूस होता है। ये ख्याल कभी अस्पृश्य समाज को आया ही नहीं। बाबा साहब स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि अस्पृश्य समाज भी तो इंसान ही है। इंसानियत का एहसास कराने वाला भारत के अंदर कोई महापुरुष हुआ तथागत बुद्ध के बाद तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस कारण अस्पृश्य समाज को देश के सामाजिक हो या राजनीतिक क्रियाकलापों में हिस्सा लेने का मौका ही नहीं मिला। धरती के किसी भी देश में दिखाई न देने वाली इस विपरीत पद्धति ने हिंदुस्तान में कई शतकों से जड़ें जमा रखी थी। इस दौरान समाजशास्त्रियों ने, शासकों ने और तत्वज्ञों ने इस समाज को विनाश की तरफ ले जाने वाली विचारधारा पर अंकुश लगाते हुए उसे नया मोड़ देने की कभी भी कोशिश नहीं की। इसका अस्पृश्य समाज पर बहुत बुरा असर हुआ और उनका जीवन कष्ट कर स्वाभिमान शून्य और हतबल तो हुआ ही, लेकिन उसका बुरा असर पूरे देश को, खासकर हिंदू समाज को भुगतना पड़ा है। लेकिन अब जमाना बदल चुका। 1930 के साल में अस्पृश्य नेता को गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए हिंदुस्तान के राज्यकर्ताओं ने आमंत्रित किया। मेरे मतानुसार तभी से इस युग के बदलाव का समय शुरू हो गया। यानी कि बाबा साहब कहते हैं 1930 में जब गोलमेज सम्मेलन में पहली बार आमंत्रित किया गया अस्पृश्य वर्ग की तरफ से ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा अस्पृश्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए बाबा साहब को, तभी से इस युग का जो बदलाव है उसका समय शुरू हो चुका है। पूर्वकालीन हिंदू समाज जमाने में जो नहीं घटा था, मुगल काल में जो नहीं घटा था, मराठों के हिंदवी स्वराज में नहीं घटा था, वह 20वीं सदी में घटा है। हिंदुस्तान की आगामी राज्य व्यवस्था के बारे में विभिन्न समाजों के साथ सोच विचार करते हुए राज्यकर्ताओं को लगा कि अस्पृश्य समाज को दूर रखना यानी उस बारे में सभी विचारों को दूर रखने जैसा था। साथ ही उन्हें लगा कि विचार विमर्श से लिए जाने वाले निर्णयों में अगर अस्पृश्य समाज के मतों को, उनकी आकांक्षाओं को भी शामिल नहीं किया गया तो वे निर्णय अधूरे रह जाएंगे। इतना ही नहीं, अंग्रेज राज्यकर्ताओं को इस बात का एहसास हो चुका था कि इस तरह खड़ी की जाने वाली शासन व्यवस्था को कभी असल लोकतंत्र का स्वरूप प्राप्त नहीं हो सकता और इसीलिए उन्होंने अस्पृश्यों के प्रतिनिधि को गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस आमंत्रण से अस्पृश्यों के प्रतिनिधि को अब तक के इतिहास में अस्पृश्यों को अप्राप्त समानता तथा उच्च माने जाने वाले अन्य वर्गों के समान सम्मान प्राप्त हुआ। देश के हित संबंधों के साथ अस्पृश्य वर्ग के हित संबंधों के जुड़े होने का तथा उनके हकों की रक्षा किए बगैर देश की प्रगति होना असंभव है। इस बात का एहसास पूरे हिंदू समाज को हुआ। अस्पृश्यों के प्रतिनिधि को अन्यों के साथ देश का भविष्य गढ़ने का मौका नहीं मिला। अस्पृश्यों के प्रतिनिधि को अन्यों के साथ देश का भविष्य गढ़ने का मौका मिला। इसी बदले हुए समय की नींव मजबूत करने के इरादे से आपके प्रतिनिधियों ने भविष्य काल के अपने उज्जवल इतिहास का प्रारंभ किया है। इस तरह की शुरुआत करना उनके लिए आसान नहीं था। अपने समाज के अधिकारों को स्थापित करने के लिए उन्हें बाकी लोगों के साथ संघर्ष करना पड़ा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पूर्व जातियों की आपसी लड़ाई से सब तंग आ चुके थे, हताश हो गए थे। हम सब महात्मा गांधी के आगमन का इंतजार कर रहे थे। गांधी जी को पश्चातीत माना जाता था, इसलिए सबको उम्मीद थी कि वे इस झगड़े का निपटारा करेंगे। खुद मुझे भी उम्मीद थी कि अस्पृश्यों के न्यायिक अधिकारों का स्वीकार कर उन्हें राजनीति में योग्य अवसर दिए जाएंगे। फर्क बस इतना होगा कि किसी को एक पत्तल मिलेगी तो किसी को दो, मगर समाज के हिस्से में कम से कम एक दोना कटोरी तो अवश्य आएगी। ऐसी उम्मीद थी, लेकिन मेरी उम्मीद झूठी साबित हुई। महात्मा गांधी ने जब मुझे सीधे सपाट शब्दों में बताया, क्या बताया ये बात ध्यान देना जरूरी है। महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी का स्वभाव अस्पृश्य समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या था। यदि आज तक हमारा अस्पृश्य समाज, हमारा बहुजन समाज इस बात से अनभिज्ञ है
तो उसको वेज्ञ बनाने के लिए, उसको जानकार बनाने के लिए, इस महात्मा गांधी की सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को हमें शेयर अवश्य करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि मुसलमानों को जो चाहिए मैं उन्हें दूंगा, ईसाइयों को जो चाहिए मैं उन्हें दूंगा, यूरोपियन एंग्लो इंडियन के हक में मैं मान लूंगा, उनके भी हक में मान लूंगा, सिखों की मांगे मानी जाएंगी, लेकिन अस्पृश्यों का तिनके के बराबर का हक भी मैं नहीं मानूंगा। इतनी बड़ी बात, आप समझिए इस बात को। अस्पृश्यों के दुश्मन की तरह बिहेव किया महात्मा गांधी ने। बाबा साहब कहते हैं जैसे ही इस तरह से उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि अस्पृश्यों को तिनके के बराबर कोई हक अधिकार मैं नहीं मानूंगा, बाबा साहब कहते हैं कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, मैं भौचक रह गया। महात्मा गांधी के जैसे बर्ताव का उदाहरण मुझे पूरे इतिहास में दिखाई नहीं देता। लेकिन महाभारत के एक प्रमुख प्रसंग की याद आए बगैर नहीं रहती। कौरव पांडवों का झगड़ा न बढ़े, जहां तक हो सके आपसी सौहार्द के साथ मामला निपट जाए, खून खराबा ना हो, इसके लिए श्री कृष्ण ने दुर्योधन से बातचीत की थी। ये हम सब जानते हैं। उस समय दुर्योधन ने साफ साफ कहा था कि 5 पांडवों को आधा राज्य तो दूर की बात 5 गांव तक नहीं दूंगा। ये भी कहा कि सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। उसी तरह का जवाब मुझे भी दिया गया, यानी कि यहां पर दुर्योधन की भूमिका में महात्मा गांधी थे। इस बात को समझना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं। अस्पृश्य समाज के न्यायपूर्ण हकों की मांग को अंग्रेज सरकार मान गई। उन मांगों के आधार पर जातिगत निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन्होंने अस्पृश्यों को शामिल किया था। इस निर्णय के सार्वजनिक होने के बाद अपने पापों को धो देने के लिए, या कहिए मन की ग्लानि को मिटाने के लिए कहिए, या फिर अपने हाथों हुए अन्याय के परिमार्जन के लिए कहिए, महात्मा गांधी ने प्राणांतिक उपोषण किया। और सब जानते हैं कि उस उपोषण का अंत पुणे करार में हुआ। उसी अनुबंध की स्मृति को ताजा करने के लिए हम सब आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस समझौते के भविष्य के बारे में आज कुछ लोगों ने जो डर व्यक्त किया है वह निराधार है। उन्हें शक है कि जाति संबंधी निर्णयों पर कई तरफा आघात होने के कारण सरकार अगर उसे रद्द करेगी तो हो सकता है पुणे अनुबंध को लागू करने में बाधाएं आए। मैं फिर जोर देकर कहता हूं कि इस तरह का डर या आशंका बिल्कुल निराधार है। पुणे करार में डरने जैसी कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय सभा ने घोषित किया है कि व्हाइट पेपर को इनकार कर अगर उसे जला दिया जाता है तो जाति संबंधी लिए गए निर्णय अपने आप नष्ट होंगे। हमें इस विवाद में जाने की जरूरत नहीं है। आपको इस बात से डर लग रहा है कि जाति निर्णय अगर रद्द होते हैं तो पुणे करार भी नष्ट होगा। तार्किक नज़रिए से या कानून के नज़रिए से इस तरह के डर का शिकार होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, ये मैं आपको बताता हूं। अंग्रेज सरकार के कम्युनल अवार्ड के 5वें अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है कि जातियों के बीच जो विवाद थे उनका आपसी सामंजस्य से निपटारा न होने के कारण सरकार को ये निर्णय देना पड़ रहा है। यानी कि अगर ये विवाद आपस में सुलझ जाता तो सरकार को कम्युनल अवार्ड की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर भविष्य में कभी हिंदुस्तान में जातियों के बीच आपसी सामंजस्य के बाद सुलह हो जाए तो सरकार उनके द्वारा लिए गए निर्णय को जरूर स्वीकार कर लेगी। समझ सकते हैं। यहाँ स्पष्ट तौर पे देखिए गोलमेज सम्मेलन, कम्युनल अवार्ड और किस तरह से पूना पैक्ट की यहाँ पर विस्तार से बात बाबा साहब ने बताई है। उन परिस्थितियों का जिक्र किया जो परिस्थितियाँ क्रिएट की गई गोलमेज सम्मेलन के दौरान, और साथ ही साथ पूना पैक्ट के दौरान संक्षिप्त में यहाँ पर बाबा साहब ने बताया। आज का जो पहला प्रश्न है वो हम आपको बता दें। गोलमेज सम्मेलन में अस्पृश्य प्रतिनिधि को क्यों आमंत्रित किया गया और इससे क्या लाभ हुआ? ब्रिटिश सरकार को कम्युनल अवार्ड की घोषणा क्यों करनी पड़ी? और बहुजन समाज में जन जागृति पर विचार दें। तो इन 2 प्रश्नों में से किसी एक का जवाब आपको बेहतर ढंग से लिखना है यूट्यूब आवाज़ का ऑफिशियल की कमेंट बॉक्स में। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। समझ सकते हो। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम जरूर आपको बताएंगे कि बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है, और इस तरह का वैचारिकी सेंटर बनाने के लिए 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में, और ये कार्य निर्माणाधीन है। वैचारिकी सेंटर ये जो इस तरह की प्रतिकृति आप देख रहे हैं निर्माणाधीन है। ये निश्चित रूप से जल्द ही बनकर तैयार हो, इसके लिए अकाउंट नंबर IFSC कोड आपको दिया गया है, और बहुजन बौद्धिक समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है। आप भी अपना मूल्य योगदान कर सकते हैं।
आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश कैसा लगा? क्या आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश जन जागरण के लिए बेहद उपयोगी है? यदि है तो इसको जन जन तक शेयर जरूर कीजिएगा। सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर एवं सभी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर इस डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को जरूर शेयर कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।